प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट, जिसमें पश्चिमी राजनीतिक विचारक एवं विचारधाराएं हैं, उनमें से व्यक्तिवाद की विचारधारा को पढ़ेंगे। और व्यक्तिवाद की विचारधारा को पढ़ते हुए आज हम उस विचारधारा का आलोचनात्मक मूल्यांकन देखेंगे। व्यक्तिवाद की विचारधारा, उसका केंद्रीय पक्ष, उसके मौलिक सिद्धांतों, उसके विचारकों के द्वारा दिए गए विचारों की कटु आलोचनाएं की जाती है। इस विचारधारा पर आदर्शवादियों ने, समाजवादियों ने और मानवतावादियों ने तीखे प्रहार किए। व्यक्तिवादी विचारधारा में निश्चित रूप से कई कमियां और कई दोष हैं। विश्व में जिस प्रकार से आदर्शवादी विचारधारा को हम एक ऐसी विचारधारा मानते हैं जो इस रूप में कार्यरत है कि जिसने अपने कार्य क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया है, जिसमें असीम सिद्धांत हैं जो व्यवहारिक नहीं है, और वही अवधारणा व्यक्तिवाद के संबंध में प्रकट की जाती है। इसलिए कहा गया है कि यह एक एकांगी और अत्यंत संकुचित और निरंकुश और अमानवीय विचारधारा भी बन जाती है। व्यक्तिवाद जिस रूप में कार्य करता है, वह व्यक्ति को अपना केंद्रीय पक्ष मान लेता है और उसके आगे अन्य कोई प्रकार, कोई चीज, कोई अस्तित्व नहीं देखता। समुदाय का प्रश्न आते ही एक विचारधारा के रूप में व्यक्तिवाद को आलोचना का सामना करना पड़ा है, और समय समय पर समाजवादी, समुदायवादी, अनुदारवादी, राष्ट्रवादी और सबसे ज्यादा फांसीवादी चिंतकों ने इसकी आलोचनाएं की है। इन आलोचनाओं के केंद्र में मुख्यतः दो प्रश्न हैं। क्या व्यक्ति को समुदाय से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना चाहिए? दूसरा प्रश्न ये किया जाता है, क्या ऐसा करने से सामाजिक एकता असंभव नहीं हो जाएगी और व्यक्ति अलगाव व असुरक्षा का शिकार नहीं हो जाएगा? इस रूप में अगर ये दोनों प्रश्नों को हम केंद्र में रखें तो इनके उत्तर इस विचारधारा में अनुत्तरित जान पड़ते हैं। व्यक्तिवाद पर आदर्शवादियों, समाजवादियों और मानवतावादियों ने सबसे तीखे प्रहार किए। ट्रेन ब्रिंटन ने व्यक्तिवाद के मसीहा हर्बर्ट स्पेंसर पर व्यंग करते हुए कहा कि अब कोई स्पेंसर को पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि वह कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि विचारों का सौदागर था, और अब हम उसकी वस्तुओं को पसंद नहीं करते। अर्थात कहने का आशय यह है कि आधुनिक युग में, आज के दौर में, यह कहा जाता है कि व्यक्तिवाद को जिस रूप में हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रतिपादित किया, उसको नकार दिया गया है, उसको दृश्य से हटा लिया गया है, उसे पसंद नहीं किया जाता, उसे वैज्ञानिक अवधारणा नहीं मानी जाती जो राज्य और व्यक्ति के संबंधों को निर्धारित कर सके। इसी प्रकार प्रोफेसर मैक्सी ने भी स्पेंसर के विचारों का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि आज का कोई भी प्रसिद्ध चिंतक स्पेंसर को अपना गुरु नहीं मानता। आज के विवेचनात्मक मस्तिष्क की दृष्टि से वह एक अनाड़ी वैज्ञानिक और एक खोखला दार्शनिक है। देखिए कितने कटु शब्दों में स्पेंसर की आलोचना की गई है, और वे कटु शब्द जो है वो स्पेंसर के लिए नहीं बल्कि स्पेंसर के द्वारा दिए गए वैचारिक अवरोध के लिए। व्यक्तिवादी विचारधारा में निश्चित रूप से अनेक दोष और कमियां हैं। वह कई गलत मान्यताओं पर आधारित है, उसके आधार और तर्क अवैज्ञानिक है, उसके निष्कर्ष तथ्यों के विपरीत हैं। परिणाम स्वरूप इस विचारधारा को एकांगी, अत्यंत संकुचित और इसके साथ ही निरंकुश
और अमानवीय विचारधारा माना जाता है। हम आते हैं कि किन आधारों पर व्यक्तिवाद के आलोचक उसकी आलोचना करते हैं। तो जो बिंदु हैं जिनके आधार पर व्यक्तिवाद की आलोचना की गई है, उनको एक एक को लेने का प्रयास करेंगे। पहला बताया जाता है कि यह एक क्रूर और अमानवीय विचारधारा है। स्पेंसर यह चाहता था कि जंगल के कानून को मानव जगत पर भी लागू कर दिया जाए। केवल श्रेष्ठतम को जीवित रहने का अधिकार हो, जिसे माइट इज राइट कहा जाता है। यदि संसार की दौड़ में गरीब, अशक्त, असहाय वर्ग पिसता है, नष्ट होता है, तो उसे नष्ट होने दिया जाए। यह अमानवीयता नहीं है तो और क्या माना जा सकता है? जो विचारधारा समाज के उपेक्षित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को, शोषित वर्ग को अधिक पिसने के लिए छोड़ दे, शोषण के लिए छोड़ दे, वह विचारधारा अमानवीय और क्रूर ही मानी जाती है। दूसरी धारणा कही जाती है, राज्य के संबंध में व्यक्तिवादी सिद्धांत गलत है। यह कहना कि राज्य का जन्म मनुष्य के अपराधों के कारण हुआ है, एकदम से गलत है। राज्य अपराधों की संतान नहीं है, वह एक स्वाभाविक और विकसित संस्था है। राज्य का विकास मानव स्वभाव की सामाजिकता का परिणाम। मनुष्य की मानसिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य का धीरे धीरे क्रमिक विकास होता रहा है। व्यक्तिवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। उसकी दृष्टि में राज्य शोषक है, अत्याचारी है, मानव स्वतंत्रता का हनन करने वाला है। लेकिन यह तस्वीर का एक छोटा सा पहलू दिखाई देता है। राज्य को व्यक्तिवादी इसलिए स्वीकार नहीं करते कि वह अपराधों से हमारी रक्षा करता है, बल्कि सत्य है कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। राज्य के माध्यम से व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन की अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती। राज्य बुराई नहीं बल्कि अच्छाई है। रचनात्मक कार्यों के द्वारा राज्य ऐसी ठोस परिस्थितियां निर्मित करता है जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती। सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक संचार, बैंकिंग, व्यापार का नियमन आदि ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें मानव कल्याण के लिए करता हुआ राज्य यह सिद्ध कर देता है कि वह मनुष्य के जीवन में एक बुराई नहीं वरन अच्छाई के रूप में विद्यमान है। तीसरी आलोचना की जाती है, स्वतंत्रता के संबंध में व्यक्तिवादी मान्यता गलत है और केवल एक पक्षी है। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य और उसके कानून जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। व्यक्तिवादी राज्य के नियंत्रण के अभाव को ही स्वतंत्रता मानते हैं। यह स्वतंत्रता का एक निषेधात्मक पहलू है। उचित वातावरण और उचित परिस्थितियों के अभाव में व्यक्ति मन चाहे कार्य नहीं कर सकता। मनमानी करने का नाम स्वतंत्रता नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि पूर्ण प्रतिबंधों की अनुपस्थिति का नाम स्वतंत्रता नहीं होगा, बल्कि वह स्वच्छंदता में परिवर्तित हो जाएगी। व्यक्तिवाद स्वच्छंदता का समर्थक प्रतीत होता है। वास्तविकता यह भी है कि सार्वजनिक हित की दृष्टि से व्यक्ति के कार्यों पर उचित प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। इसलिए अगर हम संसार के सभी प्रजातांत्रिक देशों में देखें तो वहां व्यक्ति को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और उन पर उचित सीमाएं और मर्यादाएं भी लगाई गई। और कहा गया है कि मिल ने भी जिस स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है वह केवल एक पक्षीय है। बार्कर जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं, खोखली स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का चित्रण किया है। इसके साथ कहा जाता है कि व्यक्तिवाद दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक है। व्यक्तिवादी आर्थिक क्षेत्र में खुलेपन की नीति, यद्भाव्य नीति का प्रतिपादन करते हैं। यदि इस नीति का पालन किया जाए तो समाज पूरी तरह से पूंजीवादी समाज बन जाएगा
आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। ऐसे समय में, ऐसे समाज में पूंजी का अधिकाधिक केंद्रीयकरण कुछ पूंजीपतियों के हाथों में होता चला जाएगा। श्रमिक वर्ग शोषित होगा, उपेक्षित ही रहेगा, क्योंकि मोल भाव करने, उसके साथ कार्य करने की कोई शक्ति श्रमिकों के हाथ में नहीं होगी। और जैसा कि व्यक्तिवाद के समर्थक एडम स्मिथ कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार को मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाएगा तो विश्व में साम्राज्यवाद का और उपनिवेशवाद का तेजी से विस्तार होगा, क्योंकि संपन्न और औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश छोटे और अविकसित देशों का शोषण करने लग जाएंगे, उनका कच्चा माल ले जाएंगे और अपने माल को उनके बाजार से भर देंगे। तो दोनों तरफ से नुकसान केवल छोटे देशों का होगा, अविकसित देशों का होगा। और यह पूंजीपतियों की धारणा, व्यक्तिवादी धारणा, व्यक्ति और अन्य छोटे देशों के लिए शोषण का परिणाम बन जाएगी। कहा जाता है व्यक्तिवाद का आधार ही अवैज्ञानिक है। यद्यपि व्यक्तिवादी विचारक अपने मत के समर्थन में कई वैज्ञानिक तर्क देने लग जाते हैं। स्पेंसर ने तो जीव विज्ञान को अपना लिया और उसके आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि व्यक्ति के गुणों का विकास उस समय अधिक होगा जब उसको अकेला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो। परंतु स्पेंसर एक अधूरा वैज्ञानिक माना गया है। स्पेंसर ने कभी भी व्यवस्थित ढंग से न तो अध्ययन किया, और जो सिद्धांत भी दिए, कहा गया कि वे जल्दबाजी में दिए गए सिद्धांत लगते हैं और उसी की छाया उसके दिमाग पर रह जाती है और परिणाम गलत निकलने लगते हैं। स्पेंसर ने जिस रूप में शक्तिशाली के हित को आगे बढ़ाया, वह समाज के लिए, मनुष्य के लिए, राज्य के लिए, सभी के लिए घातक परिणाम सिद्ध होता है। कहा जाता है कि राज्य को अयोग्य नहीं कहा जा सकता। व्यक्तिवादी मानते हैं राज्य एक अयोग्य संस्था है, राज्य बुराई है। राज्य को अयोग्य कहा जाना गलत है। राज्य जो भी कार्य करता है उसे अक्षमतापूर्ण करता है, ऐसा व्यक्तिवादी कहते हैं। राज्य का प्रशासन शिथिल होता है और उसके कार्यों से हानि होती है। इस बात में वजन नहीं दिखता। वास्तव में राज्य की अयोग्यता की बातें अतिशयोक्ति के साथ बढ़ा चढ़ाकर कही गई। व्यक्तिगत संस्थाओं में भी कई कमियां होती और उसी प्रकार राज्य में भी कमियां हैं। राज्य की कमियों को दूर किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम उन कमियों के कारण राज्य जैसी संस्था को ही नकार दें। साथ ही कहा गया है कि सभी व्यक्ति अपना भला बुरा सदैव नहीं समझते। व्यक्तिवादी इस धारणा पर आधारित है कि सभी व्यक्ति अपना आचरण, अपना व्यवहार अपने अनुकूल निर्धारित कर लेंगे यदि उन्हें खुला छोड़ दिया जाए, और वे अपना भला बुरा स्वयं समझते हैं। परंतु समाज में ऐसे अनेक लोग होते हैं, अनेक व्यक्ति होते हैं जो सदियों से उपेक्षित रहे हैं, जिनका निरंतर शोषण होता रहा है, जो पिसते रहे हैं, जो उपेक्षित हैं, अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने विकास का ज्ञान नहीं होता, भान नहीं होता। कई ऐसे कबीले हैं जो निरंतर सदियों से जंगलों में विचरण करते रहे, जिनके पास आधुनिक सभ्यता का कोई नामो निशान उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। तो ऐसे समय में कहा जाता है कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे लोगों के लिए काम करे जो अपने बारे में सोच नहीं सकते, उनके जीवन में प्रवेश करे, उनके लिए बेहतर स्थितियां बनाने का कार्य करे और उन्हें समाज में सभी के समान रूप से अपने अधिकारों और अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए अधिकार देने का कार्य करें। कहा गया है कि ऐतिहासिक स्तर पर भी, ऐतिहासिक आधार पर भी व्यक्तिवादी सिद्धांत गलत सिद्ध होते हैं। राज्य ने सदा अधिक प्रगति की, पर शासकों के नियंत्रण ऐसे समय में सबसे कम थे। परंतु व्यक्तिवादियों ने पूरा इतिहास नहीं पढ़ा। संसार का इतिहास उन उदाहरणों से भी भरा पड़ा है
जब राज्य का नियंत्रण व्यक्ति पर अधिक रहा और राज्य की प्रगति अधिक हुई। नेपोलियन का फ्रांस, लेनिन का रूस, बिस्मार्क का जर्मनी, राज्यों की समृद्धि और शक्ति संपन्नता के कई उदाहरण मौजूद हैं। और ऐसे समय में हम केवल ये उठाकर देख लें कि व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए तो उससे व्यक्ति का विकास होगा और राज्य का विकास होगा, यह पूर्णतः अनैतिक, अवैज्ञानिक, अतार्किक और अत्याचारी विचारधारा कही जाएगी, जो अपने सिद्धांत को गलत रूप से निरूपित करती है और अंत में गलत निष्कर्षों के साथ समाप्त करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।